पुराने सोचिए एक ऐसा मुल्क जिसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हों, बाहर से हथियार नहीं खरीद सकते, अंदर से संसाधन नहीं थे, ऊपर से दुनिया की बड़ी ताकतों की टेढ़ी नजर। हालत ऐसी कि इकोनॉमी हाँफ रही हो, सिस्टम लड़खड़ा रहा हो और हर तरफ बस एक ही मैसेज गूंज रहा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी देश को कोने में धकेला जाता है, वहीं से उसकी असली ताकत जन्म लेती है। यही कहानी है ईरान की। एक ऐसा देश जिसे कभी सिर्फ तेल के कुओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही देश मिसाइलों के दम पर दुनिया की नींद उड़ा देता है। आज हालात ये हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर कहीं सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाली ताकत है तो वो है ईरान की मिसाइल ताकत। सवाल सीधा है, ये बदलाव आया कैसे? कैसे एक कमजोर दिखने वाला देश 40 साल में मिसाइलों का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देता है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी कदम फूंक फूंक कर रखते हैं? कहानी की शुरुआत होती है 1980 से, वो दौर जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा था। ईरान में हाल ही में इस्लामिक क्रांति हुई थी, सत्ता बदल चुकी थी और पुराने सिस्टम को पूरी तरह उलट दिया गया था। जैसे ही नई सरकार आई, उसने साफ शब्दों में कह दिया, हम किसी के दबाव में नहीं चलेंगे। बस यहीं से खेल पलट गया। जिन देशों के साथ पहले दोस्ती थी, वही अब आंख दिखाने लगे। और इसी माहौल में इराक का शासक सद्दाम हुसैन एक बड़ा दांव खेलता है। उसे लगता है कि ईरान अभी कमजोर है, उसकी सेना बिखरी हुई है और यही सही मौका है हमला करने का। 22 सितंबर 1980 यही वो दिन था जब आग भड़क उठी। इराकी सेना ने सीमा पार की और शुरू हो गई एक लंबी और खतरनाक जंग। शुरुआत में ये एक सामान्य युद्ध जैसा लग रहा था, लेकिन जल्द ही इसका असली चेहरा सामने आया। इराक ने सिर्फ जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आसमान से डर बरसाना शुरू कर दिया। स्कड मिसाइलों की बारिश होने लगी। तेहरान, इस्फहान, अबादान जैसे शहरों पर एक के बाद एक धमाके। बाजार, स्कूल, घर, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। आम लोग हर रात डर के साए में सोते थे, क्योंकि पता नहीं कब आसमान से मौत गिर पड़े। अब जरा ईरान की हालत समझो। एक तरफ दुश्मन के मिसाइल लगातार गिर रहे थे, दूसरी तरफ उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। न आधुनिक हथियार, न मिसाइल सिस्टम, और सबसे बड़ी बात, दुनिया ने उसके रास्ते बंद कर दिए थे। अमेरिका और यूरोप ने सख्त पाबंदियां लगा दी थी। मतलब साफ था, न खरीद सकते हो, न बना सकते हो, बस चुपचाप मार खाते रहो। लेकिन दूसरी तरफ इराक को खुलकर सपोर्ट मिल रहा था। अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, हर कोई किसी न किसी रूप में सद्दाम की मदद कर रहा था। ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सिस्टम ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया हो। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ईरान के साथ ऐसा क्यों हुआ? वजह थी सत्ता का बदलाव और सोच का बदलना। पहले जो सिस्टम था वो पश्चिमी देशों के साथ कदम मिलाकर चलता था, लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, उसने साफ कर दिया कि अब हम किसी के इशारे पर नहीं नाचेंगे। यही बात अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुभ गई। ऊपर से इजराइल के खिलाफ खुला विरोध और बड़े बड़े बयान, इससे माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। डर ये भी था कि अगर ये सोच दूसरे अरब देशों में फैल गई तो पूरा रीजन उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए उन्होंने इराक को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। पैसा दिया, हथियार दिए, तकनीक दी, बस एक ही मकसद था, ईरान को रोकना। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो इंसान नया रास्ता खुद बनाता है। ईरान के नेताओं और वैज्ञानिकों ने फैसला लिया, अगर जिंदा रहना है तो खुद के हथियार बनाने होंगे। ये सिर्फ युद्ध जीतने का मामला नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी, इज्जत की लड़ाई थी। और इसी पल ईरान ने वो रास्ता चुना जो आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन इतिहास बदलने वाला था। अब सोचो, ना टेक्नोलॉजी, ना रिसोर्स, और ऊपर से दुनिया दुश्मन। ऐसे में कोई भी हार मान सकता था, लेकिन ईरान ने हार मानने के बजाय जुगाड़ का रास्ता चुना। उसने उन देशों से हाथ मिलाया जो खुद भी दुनिया की बड़ी ताकतों से टकरा रहे थे। धीरे धीरे संपर्क बना। लीबिया, चीन और सबसे अहम नॉर्थ कोरिया। ये वही देश था जो खुद भी अलग थलग था, इसलिए दोनों की सोच मिल गई। नॉर्थ कोरिया ने ईरान को स्कड मिसाइल्स दिए, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। ईरान ने इन मिसाइल्स को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्हें खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। हर पार्ट को समझा, हर सिस्टम को देखा। जैसे कोई छात्र किताब को रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही ईरानी वैज्ञानिकों ने इन मिसाइल्स की आत्मा तक को समझ लिया। यही थी उनकी सबसे बड़ी चाल, रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब दूसरे की बनाई चीज को तोड़ो, समझो और फिर उसे अपने तरीके से बनाओ। और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे ईरान ने अपने पहले मिसाइल तैयार किए, शाहब 1 और शाहब 2। ये भले ही शुरुआत में छोटे थे, इनकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर तक थी, लेकिन इनके मायने बहुत बड़े थे। अब ईरान सिर्फ मार खाने वाला देश नहीं था, अब उसके पास जवाब देने की ताकत आ चुकी थी। ये मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं थे, ये ईरान के आत्मविश्वास की पहली उड़ान थे। दुनिया को ये छोटी उपलब्धि लग सकती थी, लेकिन ईरान के लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी भी बनाई जा सकती है। और सबसे खास बात, ईरान यही नहीं रुका। उसने इन मिसाइल्स में लगातार सुधार करना शुरू किया। रेंज बढ़ाई, निशाने की सटीकता सुधारी,
फ्यूल सिस्टम को बेहतर किया। धीरे धीरे कॉपी करने वाला देश इनोवेशन करने वाला देश बनता जा रहा था। यही वो दौर था जब ईरान ने दुनिया को एक साफ संदेश देना शुरू कर दिया, तुम रास्ते रोक सकते हो लेकिन हमारी रफ्तार नहीं रोक सकते। जो देश कल तक दूसरों पर निर्भर था वो अब खुद अपनी ताकत गढ़ रहा था, और यही शुरुआत थी उस सफर की जिसने आने वाले सालों में ईरान को मिसाइलों का ऐसा खिलाड़ी बना दिया जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जैसे ही ईरान ने अपने शुरुआती शहाब मिसाइल्स को मैदान में उतारा, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी अचानक चौकन्ने हो गए। जिन देशों को लगता था कि पाबंदियां लगाकर ईरान को हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मामला उनके हाथ से निकल रहा है। अमेरिका और यूरोप ने तुरंत नए प्रतिबंधों की दीवार खड़ी कर दी। साफ चेतावनी दी गई कि अगर ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलती रही तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा। लेकिन अब कहानी का किरदार बदल चुका था। जो देश कल तक मजबूरी में जी रहा था वो अब जिद में जीने लगा था, और जब जिद जागती है तो इतिहास लिखा जाता है। ईरान ने समझ लिया था कि अगर उसने खुलेआम फैक्ट्रियां बनाई तो दुश्मन उन्हें मिनटों में तबाह कर देंगे। इसीलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो फिल्मी भी था और खतरनाक भी, अंडरग्राउंड मिसाइल साम्राज्य। पहाड़ों को काटकर जमीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई गईं। इन सुरंगों के अंदर सिर्फ स्टोरेज नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई थी। मिसाइल बनाने के प्लांट, टेस्टिंग एरिया, लॉन्च पैड्स। यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक महीनों तक सूरज की रोशनी तक नहीं देखते थे। उनका एक ही मिशन था, देश को ऐसी ताकत देना जिसे कोई छू भी ना सके। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी तैयारी दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों की नजरों से भी काफी हद तक बची रही। बाहर बैठे लोग सिर्फ अंदाजे लगाते रहे और अंदर ईरान अपनी ताकत को चुपचाप बढ़ाता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब इन छुपी हुई सुरंगों से नई पीढ़ी की मिसाइलें निकलकर सामने आने लगीं। शहाब-3 जिसकी रेंज 1300 किलोमीटर के आसपास पहुंची, घाद्र जिसने 2000 किलोमीटर तक का दायरा छू लिया, और फिर आया सेजिल, सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी वाला ऐसा हथियार जिसने पूरे खेल का नियम बदल दिया। सॉलिड फ्यूल का मतलब होता है तुरंत हमला करने की क्षमता। पहले जहां मिसाइल लॉन्च करने में घंटों की तैयारी लगती थी, अब बटन दबाते ही मिसाइल आसमान चीर देती थी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये स्पीड और सरप्राइज का ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। ईरान की ताकत अब सिर्फ बढ़ नहीं रही थी बल्कि गुणा होती जा रही थी। फिर आया वो पल जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2015 में पहली बार ईरान ने अपने अंडरग्राउंड बेस दुनिया को दिखाए। कैमरे जब उन सुरंगों के अंदर गए तो जो नजारा सामने आया वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। लंबी लंबी टनल्स जिनमें कतार में खड़ी दर्जनों मिसाइलें, हर एक लॉन्च के लिए तैयार। ये देखकर दुनिया को समझ आ गया कि मामला सिर्फ कुछ हथियारों का नहीं है, ये तो पूरा का पूरा मिसाइल साम्राज्य है। आज हालत ये है कि माना जाता है कि ईरान के पास ऐसे सैकड़ों छिपे हुए बेस हैं जिन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि कोई भी देश सीधे उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो जवाब जमीन से नहीं, जमीन के नीचे से आएगा, और वो भी हजारों मिसाइलों के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान को मिसाइलों का बादशाह क्यों कहा जाता है? पहली वजह है उसकी संख्या। आज उसके पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें मानी जाती हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये ताकत का पैमाना है। दूसरी वजह है उसकी विविधता। छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक हर तरह के लक्ष्य के लिए अलग मिसाइल तैयार। अगर पास के टारगेट पर वार करना हो तो फतह-1, 10 जैसे हथियार। अगर हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचना हो तो शहाब और घाद्र सीरीज, और उससे भी आगे के लिए सेजिल। तीसरी सबसे बड़ी ताकत है आत्मनिर्भरता। दुनिया ने जितनी भी पाबंदियां लगाई, ईरान ने उनसे एक ही सीख ली, अगर बाहर से नहीं मिलेगा तो खुद बनाएंगे। इंजन से लेकर गाइडेंस सिस्टम तक सब कुछ अपनी लैब में तैयार किया। बीच बीच में वैज्ञानिकों पर हमले हुए, रहस्यमयी हत्याएं हुई, लेकिन रिसर्च नहीं रुका। यही जिद आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और चौथी वजह है उसकी सोच। जहां दूसरे देश एयरफोर्स पर भरोसा करते हैं, ईरान ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। उसके पास पुराने फाइटर जेट्स हो सकते हैं, लेकिन उसने मिसाइल फोर्स को ही अपना मुख्य हथियार बना लिया। यानी अगर टकराव हुआ तो आसमान में डॉग फाइट नहीं होगी, बल्कि जमीन से आसमान तक आग की बारिश होगी। अब बात करते हैं असली ताकत की, जो सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि मैदान में दिखती है। जनवरी 2020 में जब ईरान के बड़े जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मारा गया तो पूरी दुनिया को लगा कि ईरान सिर्फ बयान देगा। लेकिन 8 जनवरी की सुबह दुनिया ने कुछ और ही देखा। इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। मिसाइलें इतनी सटीक थीं कि बिल्डिंग्स सीधा निशाना बनी। कई सैनिक घायल हुए, और सबसे बड़ी बात, इन्हें रोकना आसान नहीं था। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमले, सऊदी अरब की बड़ी तेल सुविधाओं पर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक, इन सब घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि ईरान सिर्फ दिखावे की ताकत नहीं है, उसकी मार असली है और असर सीधा वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने अपनी ताकत को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने अपने सहयोगी समूहों को भी यह टेक्नोलॉजी दी। लेबनान, यमन, इराक, सीरिया,
पूरे क्षेत्र में ऐसे नेटवर्क तैयार किए गए जहां जरूरत पड़ने पर कई दिशाओं से एक साथ जवाब आ सकता है। मतलब अगर कभी ईरान पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ एक देश नहीं देगा, पूरा इलाका गूंज उठेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस देश की जिसे कभी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था, लेकिन उसी अकेलेपन ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि आज उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े देश भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये कहानी है जिद की, आत्मनिर्भरता की और उस हौसले की जो कहता है हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाना, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ता है तो वही देश सबसे खतरनाक बनकर उभरता है।